हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। जैसे यूपी टेट में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से सॉल्व होते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आज मैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ आपके सामने। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो आगामी जो यूपी टेट आ रहा है उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना पेपर सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा, दूसरे का कौन सा होगा, और हम हर क्वेश्चन की एक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे कि व्याख्या आप सुनते जाइए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। नंबर ए ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। नंबर तीसरा जो ऑप्शन है वो है संज्ञानात्मक संकार है। नंबर 4 है ऑप्शन पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, संज्ञानात्मक संकार। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका संज्ञानात्मक संकार है। इसमें कॉलर, देखिए फ्रेंड्स, कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार है। कॉलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण बढ़ाया। उसने जो अंतर्दृष्टि और जो सूझ के सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की जो प्रक्रिया है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्याओं का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक उसने सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण माना। इसलिए संज्ञानात्मक कैसा है, संकार है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसलिए आप इसमें लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाए। अच्छा, जो कोई भी नई जो बच्चा भाषा है उसको कहाँ से प्रारंभ किया जाए। नंबर ए ऑप्शन, अक्षर व शब्दों के मध्य साचार से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, दूसरे का ए ऑप्शन, अक्षर व शब्दों के मध्य साझा। अक्षर वो कोई भी चीज़ है ना, शब्दों के निर्माण से प्राइमरी बच्चा इतना छोटा नहीं सीख सकता, ना ही वाक्यों के निर्माण से सीख सकता है। तो इसमें अक्षर व जो शब्दों का जो मध्य जो साचर है उससे सीखेगा। जो भी किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षर व शब्दों के मध्य साचर से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। कैसी, क्रम से होती है। बालक पहले अक्षरों से, फिर शब्दों से, अंत में वाक्यों को सीखता है। अतः इनके मध्य साचर होना अति आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लगा लीजिए इसका ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा। जो भी समावेशी अपनी कक्षा होती है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। जो भी समावेशी कक्षा में होती है, तो देखिए फ्रेंड, समावेशी कक्षा में नंबर ए केवल विशिष्ट छात्र, नंबर बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, नंबर सी है केवल सामान्य छात्र, और नंबर डी है बहुभाषी और प्रतिभागी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही होगा। केवल जो शब्द को सी टेट में निगेटिव वर्ड माना गया, तो केवल शब्द तो कट जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा कट गया और सी ऑप्शन कट गया। अब हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बी ऑप्शन सही हुआ, सामान्य और विशिष्ट छात्र। तो इसमें जो लगा लेते हैं कौन सा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही है। इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा जो ऑप्शन सही है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कौन, सामान्य और विशिष्ट। जो भी हमारे समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र देते हैं, सामान्य भी करेगा और विशिष्ट भी। समावेशी विद्यालय में ऐसे संसाधन कक्षा का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ
विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कक्षागत संसाधन युक्त होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती है जिसे हम लोग TLM कहते हैं, तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं। जो भी संसाधन होते हैं वो शिक्षक युक्त होते हैं तथा विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। जो गणित संबंधी जो अधिगम अक्षमता है उसको कौन सा पद परिभाषित करता है। तो इसका जो ऑप्शन हुआ, देखिए फ्रेंड, नीरसता संबंधी दोष नंबर ए ऑप्शन, नंबर बी पठन दोष, नंबर सी गणना दोष, नंबर डी है उपयुक्त मत्स्य कोटिंग। तो इसमें गणित संबंधी पूछा है तो ये कॉमन सेंस की बात है। हाँ, गणित संबंधी पूछा है तो सी होगा, किसे, गणना दोष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गणना दोष, इसलिए हम सी आंसर इसका करेक्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है। जो भी समावेशी है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। नंबर ए क्षमता निर्माण का अभाव, नंबर बी अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, नंबर सी अलगाव, नंबर 4 संवेदनशीलता। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका सही ऑप्शन है वो है 5वें का डी ऑप्शन, संवेदनशीलता। क्योंकि बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य जो भी समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट जो अवस्था वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों को अलग न समझे तथा समाज में अपने आप को समायोजित करें। इसमें नंबर ए क्षमता निर्माण का अभाव नहीं होगा, अभिभावकों को तो लेना ही नहीं है बीच में, अलगाव अलग कर नहीं सकते, तो इसका कौन सा होगा, 5वें का डी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो देखिए नंबर ए व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक कि संवेद। तो देखिए फ्रेंड, नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो होगा नंबर डी संवेद। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा होगा, देखिए दोस्तों, तो नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। इसमें कौन सा होगा, संवेदी। संवेदी कैसे होगा, संवेदी इसका डी ऑप्शन सही होगा। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो 2 स्तर है उस पर परिवर्तन, पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर, ठीक है दोस्तों। तो शारीरिक स्तर पर जल्दी जैसे सांस लेना, शारीरिक सांस से संबंधित हो गया, रक्तचाप बढ़ना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रिया होती हैं। जबकि जो मानसिक स्तर होता है उस पर विचार क्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्तप्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक, देखिए फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है, ठीक है फ्रेंड्स। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, देखिए मैं कोई ऑप्शन पढ़ देता हूँ। नंबर 1 ज्ञान, उपयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण। नंबर बी है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। नंबर सी है मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा 7 का डी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स।
इसका जो C1 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसकी व्याख्या सुनिए, होता क्या है इस क्वेश्चन में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। जो भी बेंजामिन एस ब्लूम थे, उन्होंने शिक्षण के उद्देश्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। नंबर 1 जो क्षेत्र था वो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। नंबर 2 भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। नंबर 3 मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने सन 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। जो ब्लूम थे तो उसमें पहला था ज्ञान, दूसरा अवबोध, नंबर 3 अनुप्रयोग, नंबर 4 विश्लेषण, नंबर 5 संश्लेषण, नंबर 6 मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 7 का जो हमारा जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स। 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ज्ञान, पहले आएगा ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, तो उसके बाद मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा नंबर डी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। नंबर 1 स्वेच्छाचारी, नंबर बी जनतांत्रिक, नंबर सी वांछनीय सूचनाएं देने वाले, नंबर डी नंबर सी सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है फ्रेंड्स। तो निम्न में से कौन सी सूचनाएं नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए स्वेच्छाचारी। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर क्या होगा, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारिता पूर्ण जो शिक्षक वातावरण होता है फ्रेंड्स, वो होता है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं नहीं होती। ये अच्छे शिक्षण की विशेषताएं नहीं होती हैं। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसमें कौन सा लगाइए, ए ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपेड़ा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अपेड़ा का जो प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा है, उसमें ए ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, बी मॉस्लो, सी हर्जनबर्ग और डी स्किनर। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है विक्टर ब्रूम। ठीक है ना। अपेड़ा के संबंध में 1924 में विक्टर ब्रूम थे, उन्होंने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो प्रत्याशा जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कार्यों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन यानी विक्टर ब्रूम के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रवाद से संबंधित है। जो अग्रिम जो व्यवस्थापक जो प्रतिमान है वो किस प्रवाद से संबंधित है। तो इसका सही नंबर ए ऑप्शन है इसका व्यक्तिक, नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया, नंबर सी सूचना प्रक्रियाकरण, नंबर डी व्यवहार परिमार्जन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा, सूचना प्रक्रियाकरण। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो ब्रूस नामक एक मनोवैज्ञानिक ब्रूस आर जोनस तथा मार्सवेल ने अपनी उनकी पुस्तक थी मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अंतः प्रक्रिया स्रोत, नंबर 2 सूचना प्रक्रियाकरण, नंबर 3 व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, नंबर 4 व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो इसमें इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में
विभाजित किया गया। जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया, जिसमें नंबर 1 था निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, नंबर 2 अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान, नंबर 3 आगमन, नंबर 4 जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। ये इन्होंने विभाजित किया। तो इसमें जो भी सूचना प्रक्रियाकरण, ठीक है ना, जो भी सूचना प्रक्रियाकरण, इसका सही ऑप्शन होगा 10 का सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोग है। ठीक है, कौशलों का जो स्थानांतरण है उसके लिए कौन सा उपयोग है। नंबर 1 कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, नंबर 2 रेखीय अभिक्रम, नंबर 4 साखीय अभिक्रम, नंबर डी तैयारी और अर्जन। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा नंबर 1 कौशल। कौशल अंतरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य, ये समझ के रखें। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया। जो भी कौशल है उसको, कार चलाना, आंशिक रूप में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई जो भी भिन्न चरण होता है उससे होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। अगर एक चरण से दूसरे चरण में जाएंगे तो कौशल अंतरण कहलाता है। कौशल अंतरण उद्देश्य पूर्ण ना होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि एक लक्ष्य या उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ठीक है, शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो इसमें नंबर 1 सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, नंबर डी निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर डी। इसका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि जो शिक्षण जो सूत्र होता है वो होता है आगमन से निगमन की ओर, ठीक है, ना कि निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें सरल से कठिन की ओर सही है, अनिश्चित से निश्चित की ओर सही है, दृश्य से अदृश्य की ओर सही है, और डी निगमन से आगमन का ओर ये गलत ऑप्शन है, और हमारे ऑप्शन में भी पूछा है नहीं। ठीक है, अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी लगा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। जो भी सूक्ष्म जो शिक्षण चक्र है उसका प्रथम पद होता है। इसमें नंबर ए है प्रतिपुष्टि, नंबर बी शिक्षण, नंबर डी योजना बनाना, नंबर सी योजना बनाना, नंबर डी प्रस्तावना। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा योजना बनाना। इसमें क्या होता है, जो A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। जो A.W. एलन थे, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण योजना बनाना है। तो इसमें जो प्रथम चरण क्या होता है, योजना बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद शिक्षण, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि होगी, फिर पुनः योजना करेंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, फिर पुनः प्रतिपुष्टि हुई। तो ऐसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। नंबर 1 पृथक्करण, नंबर बी अनुप्रयोग, नंबर सी तुलना, नंबर डी अन्वेषण। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नंबर डी। ठीक है ना, नंबर डी इसका कौन सा होगा, इसका होगा अन्वेषण, मतलब खोज। इसका 40 नंबर। अब कैसे होगा, देखिए फ्रेंड्स, जो बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपाओं में विभाजित किया है। जो भी बोध स्तर है उसके कौन से शिक्षण, नंबर 1 होता है अन्वेषण, नंबर 2 होता है प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 आत्मीकरण अथवा परिपाक, और नंबर 4 वर्णन अथवा अभिव्यक्तिगत। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन लिए।
फ्रेंड्स मेन क्या क्या होता है, मेन हमें व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान दें। कोई भी क्वेश्चन है उसकी व्याख्या। नंबर 15 क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो इसमें ए ऑप्शन है, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। नंबर बी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद। तो इसका सही, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है इसमें फ्रेंड्स, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ABC तीनों ही सही होगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे, शैक्षिक जो सुधारों में जो प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल जो भी संदर्भ हैं वो केंद्र की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। और अगला है, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला गठन, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य जो संगठन है वो समिति को, जो भी समितियां हैं उनकी सक्रिय भागीदारी बने। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, इसका जो होगा वो होगा क्वेश्चन 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, 15 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए फ्रेंड्स। अगला हम अपने क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है। तो नंबर ए, दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्याक्षरता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं होगा, दृष्टि संवेदना नहीं होगा, ना कि वो, और ना ही स्पर्श संवेदना से बुला रहा है, वो बुला रहा है केवल ध्वनि, वो केवल बोल रहा है। तो इसका क्या होगा, सी, ध्वनि संवेदना। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राग जो संख्यात्मक अवस्था है उसकी अवधि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार जो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 4 अवस्थाएं कौन सी, नंबर 1 संवेगात्मक गामक अवस्था, वो जन्म से 2 वर्ष तक। नंबर 2 प्राक सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक जिसकी अवधि होती है। नंबर 3 है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, वो 7 से 11 वर्ष तक। तथा जो चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो इस प्रकार जो भी प्राक सक्रियात्मक अवस्था होगी वो फ्रेंड्स होगी 2 से 7 साल तक। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही ऑप्शन लगा लीजिए सी ऑप्शन। ठीक फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अगले बैठते हैं अपने क्वेश्चन 18। निम्न में से कौन सी, देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो इसलिए आपको हमें व्याख्या देते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ता चल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के भौतिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्य, तो इसमें नंबर 1 भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, नंबर बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, नंबर सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, नंबर डी काल्पनिक बहू का अंत। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, देख रहे हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 18 का वो होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। ये फ्रेंड्स क्या होता है, भविष्य की जो योजनाओं की सूझबूझ होता है वो बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की जो भी योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की चिंता है, कैसे आगे करना है, क्या होना है, कैसे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, कैसे आगे और भी जो काम है वो करनी, जिसके कारण तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजना की सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। ठीक है ना, तो इसका और सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला है हमारा 19 क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, इनमें से कौन सा तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स आपको मालूम होता है, इसका ऑप्शन है चॉम्स्की ने भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो चॉम्स्की ने दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला हम अपना क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20, थॉर्नडाइक ने
अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। जो भी थॉर्नडाइक थे उन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। इन्होंने अधिगम एवं प्रयास की भूल से सिद्ध किया है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वह अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को हम संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार जो सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित। जो भी गिरोह की अवस्था है, लेकिन फ्रेंड गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष मानी जाती है एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित। जो भी विलंब जो विकास है वो सामाजिकरण से संबंधित। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो कि किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है। जो भी गिरोह अवस्था है उससे सामाजिकरण से संबंधित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। इसमें पूछा है ना आयु वर्ग, तो आयु में 8 से 10 हो गया, विलंब विकास हो गया, तो इसमें सामाजिकरण के अंदर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको पियाजे की सभी अवस्थाओं के बारे में बताया। उसमें जो तीसरी जो अवस्था है वो है तीसरी अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो ए दी है ये चौथी अवस्था है, ये पहली अवस्था है। ठीक है, अब पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूल संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, यह अवस्था जो है ना तृतीय, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूल जो भी वस्तुओं के इसमें चिंतन, कोई भी चीज़ देख के उसके बारे में चिंतन कर सकता है और अंतर्गत तुलना कर सकता है इस वजह से। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। जो भी अधिगम में योगदान दे मनोवैज्ञानिक कौन सा शामिल है। ठीक है, अधिगम में नंबर ए है, इसमें अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का असर। जो भी विषय वस्तु का जो स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। जो भी मनोवैज्ञानिक, इसमें जो अधिगम की जैसे इच्छा है, प्रेरणा है, रुचि है, बुद्धि है, अभिवृद्धि है, परिपक्वता है, व्यक्तित्व है आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, फ्रेंड्स, इसमें आप समझ ही गए होंगे इसका जो ऑप्शन है वो होगा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विषय वस्तु का स्वरूप। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर डी। 23 का कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर डी, विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है ना, अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य कौन से होते हैं, सामाजिक मूल्य कौन सा है। नंबर ए ऑप्शन है इसमें सहायतापरक व्यवहार, नंबर बी प्राथमिक लक्ष्य, नंबर सी मूल्य परिवर्तन, नंबर 4 आक्रामकता की अवस्था। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, उसमें कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की है। प्रमुख जो सामाजिक मूल्य कौन कौन से, जैसे सामाजिक मूल्य हमारे कौन कौन से होते हैं, मैत्री भाव है, समाजवाद है, भाईचारा है, टीम भावना है, कर्तव्य है, भावना है, सहानुभूति है, सहयोग है, समाज सेवा है, सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो ये सामाजिक मूल्य कौन सा है, सहायतापरक व्यवहार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सहायतापरक व्यवहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25। पश्च अन्वेषण तथा साधन साथ विश्लेषण निम्न में किसके उदाहरण हैं। नंबर ए स्वतः शोध, नंबर बी एल्गोरिदम, नंबर सी मानसिक वृद्धि, नंबर डी प्रक्रियात्मक स्थिरता। देखिए
जो स्वतः शोध जो विधि है उसमें जो व्यक्ति है ना वो समस्या का समाधान के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, ठीक है ना। जो स्वतः शोध में कोई समस्या है उसके समाधान तो उसमें सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, सिर्फ उन्हीं विकल्पों का वह चयन करता है जो समस्या समाधान करने की कोशिश करता है, जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं, जो उसे प्रतीत होते हैं। जैसे पश्चिम अन्वेषक तथा साधन साच विषय इनकी दो प्रमुख विधियाँ हैं। ये तो इसकी जो प्रमुख विधियाँ हैं वो तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये स्वतः इसके स्वतः शोध हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पश्चिम तथा साधन साच विषय इसकी प्रमुख विधियाँ हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने के बरक अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? सीखना का जो बरक अभ्यास, तो देखिए फ्रेंड्स, सीखने की बरक अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य के हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ना, देखिए फ्रेंड्स, ये किसने, गेट्स एक मनोवैज्ञानिक तो इस उनके ये कथन है, पर इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प इसमें सही नहीं। तो इसमें अगर गेट्स आएगा वो सही होगा, इसलिए फ्रेंड्स इसमें ये वाला ऑप्शन, इसमें वो वाला ऑप्शन, तो इसके किसके, गेट्स के लिए, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं, नंबर 27 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें पूछ रहा है प्राथमिक नियमों में, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ये कौन सा है, साक्षरतात्मक तंत्र अधिगम। इसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम नहीं होगा। E.L. थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 प्रमुख नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं, जो निम्न मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, जो इसमें उन्होंने मुख्य नियम दिए अभ्यास के नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और गौण नियम में दिया बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता के नियम, सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हुआ सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ठीक है। अगले अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित जो अनुक्रिया सिद्धांत है किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका बी ऑप्शन, व्यवहार पर अनुकूलित, इसका ऑप्शन होगा बी। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है व्यवहार के अनुकूलन पर बल दे। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी अस्वाभाविक उद्दीपन जैसी अनुक्रियाएं करने लगा, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या से, तो इसका और कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, ठीक है। इसका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्वलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक, ठीक है। कौन सा, नैमित्तिक अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण सिद्धांत नैमित्तिक या यांत्रिक या जो भी साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो इसका 30 ये ऑप्शन होगा अधिगम का अवलोकन, ठीक है फ्रेंड्स। जो अधिगम का, ठीक है फ्रेंड्स, अधिगम का जो अवलोकन है प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है अधिगम का, ठीक है फ्रेंड्स। अधिगम का जो अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन। यूकन एवं सिम्पसन में उनके अनुसार सीखने की सामान्य विशेषता निम्नलिखित, जैसे अधिगम अभिवृद्धि है, हम करें अधिगम अभिवृद्धि ग्रोथ, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्षणिक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व
विवेकपूर्ण व सृजनशील है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आज की ये सीरीज़ हम यही ख़त्म करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के CDP के यूपी टेट के लिए बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपको पढ़ाए थे। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जिससे मैं आगे आपके लिए और एक अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकता हूँ और क्वेश्चनों का अध्ययन करा सकूँ। ठीक है। धन्यवाद। ओके।